Assalamualaikum. This is Mohit Pizada in Washington, United States. Mohit Pizada with Dot Connecting. 22 दिसंबर 2025 और सोमवार का दिन है। ना सिर्फ एक नए दिन का बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में एक नए हफ्ते का आगाज हुआ है। इतवार के दिन के इख्तिताम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो इस वक्त अपोजिशन जमातों का एक मजमुआ और एक अलायंस है, उसने अपनी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का जो इख्तिताम किया इस्लामाबाद में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए गए। तकरीरें भी बड़ी तेज़ोतुन किस्म की हुई, लेकिन मैं समझता हूँ जो फैसले वहाँ पे किए गए वो बहुत अहम हैं। जहाँ ये फैसला किया गया कि एक तो हिमागीर तहरीक पूरे मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने ये ऐलान किया कि इमरान खान की हदायत में पूरे मुल्क में एक हिमागीर नेशनल मूवमेंट का आगाज़ किया जाएगा, जिसके हवाले से उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज करने, उसकी तंजीम साजी करने की उन्होंने बातें की। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर जनाब महमूद खान अचकज़ई ने ये ऐलान किया कि 8 फरवरी 2026 का जो 2 साल पूरे हो जाएंगे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को, तो पाकिस्तान में एक पहिया जाम और एक शटर डाउन, यानी जिसमें दुकानें बंद होंगी, एक ऐसी हड़ताल की जाएगी और पहिया जाम हड़ताल वो की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तफसीलात पे चलूँ, इसके क्रॉस एंड कॉन्स की तरफ चलूँ, किस हद तक ये कामयाब होती है, इसमें क्या लोगों ने तकरीरें की हैं, मैं एक बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट है उसकी तरफ आपकी निशानदही करवाना चाहता हूँ कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, द सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, उसके साथ ही जो हैं अपने चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने एक नया सियासी धमाका किया और समहाउ द अदर इसे मैंने इग्नोर कर दिया। 19 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के अखबारात में ये खबर लगी, पाकिस्तान के टेलीविज़न पे इसका ज़िक्र हुआ कि पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान में एक बड़ी मीटिंग हुई है। जनरल आसिम मुनीर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहाँ के जो जनरल हैं, फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार जो हैं, उनके साथ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई और बड़े मिलिट्री जो टाइज़ हैं उसमें इजाफा हुआ और $4.6 बिलियन का एक डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान हो गया। इसे पाकिस्तान के ज़राए अबलाग लिबिया ही कहते रहे। मैंने भी इसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, जिसमें बहुत बड़ी मेरी कोताही है। अब जब मैंने थोड़ा सा उसकी तफसीलात को देखा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, मेरे होशो हवास उड़ गए और मुझे ये समझ आई कि लिबिया इस वक्त स्प्लिट है। एक सिविल वॉर के नतीजे में एक लिबिया एग्जिस्ट नहीं करता एक कौम की हैसियत से। लिबिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा बैक्ड एंड रिकग्नाइज एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी GNU एग्जिस्ट करती है, जिसके एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अब्दुल हमीद अब्दुल, बड़ा मुश्किल सा उनका नाम है, अब्दुल हमीद बीबी बनेगा, बीबी बनेगा, दबीबी या दबीबी बीबी बनेगा उनका नाम, अब्दुल हमीद ही याद रखें। और वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा इसको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे रिकग्नाइज़ करती है और इसको अमेरिका भी रिकग्नाइज़ करता है, इसको बरतानिया भी रिकग्नाइज़ करता है, इसको फ्रांस भी रिकग्नाइज़ करता है और इसको पाकिस्तान भी रिकग्नाइज़ करता है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक ईस्टर्न लिबिया के अंदर, जिन्होंने ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, एक मिलिट्री फैक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको जनरल खलीफा हफ्तर जो हैं वो कंट्रोल करते हैं और ये है लिबियन नेशनल आर्मी। पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के साथ जनरल आसिम मुनीर ने एग्रीमेंट नहीं किया मिलिट्री का, बल्कि लिबियन नेशनल आर्मी LNA के साथ ये $4.6 बिलियन का एग्रीमेंट कर लिया है, जो ऑयल रिजर्व्स पे काबिज हैं और जिन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है। कमाल है, मास्टर स्ट्रोक नहीं है जनरल आसिम मुनीर की, इसको क्या कहेंगे आप। पिछले मैंने वीलॉग में कहा कि जनरल आसिम मुनीर थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, तो बहुत से लोगों ने कहा बड़ी पॉजिटिव आप उसको शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्रिंक्समैनशिप करते हैं। मैं मानता हूँ ब्रिंक्समैनशिप करते हैं, एक ही किस्म की मैं बात कर रहे हैं, मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। ब्रिंक्समैनशिप करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। अब कौन ये सोच सकेगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने ज़ाती मुफाद के अंदर और पाकिस्तान की सियासत में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए एक स्मार्ट गेम खेलेंगे कि पैसा मिलेगा $4.6 बिलियन और उन्होंने एक रेबल फैक्शन जो है उसके साथ जाके उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया। अब आप देखेंगे अगले 24 घंटे में इसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि बहुत ज़्यादा ने बकवास की है, ये रेबल फैक्शन नहीं है, हम तो लिबियन यूनिटी में बिलीव करते हैं, तो यूनिफिकेशन में बिलीव करते हैं। नहीं, ये लिबियन नेशनल आर्मी LNA के साथ एग्रीमेंट किया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के साथ नहीं किया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस हैं, अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, अगर इनको अमेरिका की और इनको ज़ाहिर है बहुत बैकिंग होगी इसमें, इन्होंने कोई अंदाज़ा लगा के ही एग्रीमेंट किया होगा, लेकिन अगर
इसको ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो यूनाइटेड नेशन की और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे लिबिया की यूनिफिकेशन के हवाले से 2011, 12, 13 में, और जिन्हें 2018 में, 2024 में रीइंफोर्स किया गया, ये उसकी खुल्लम खुल्ला सरीहन खिलाफ वर्जी है। वो जो प्रिंसिपल्स थे उसमें ये था कि लिबियन यूनिफिकेशन की मदद करते हुए कंट्रीज़, मुख्तलिफ कंट्रीज़, जिसमें इससे पहले वैगनर ग्रुप, रशिया जो हैं वो LNA जो लिबियन नेशनल आर्मी है उसकी मदद कर रहे थे, तो उसमें ये गुंजाइश रखी गई थी कि आप उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग से बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JF-17 जो तैयारे हैं वहाँ बेच रहे हैं, हैदर टैंक्स बेच रहे हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन भी है, और ज़ाहिर है कि इसके अंदर इनको सऊदी अरब की और मुत्तहिदा अरब अमारात की सपोर्ट है। ये किस किस्म की मूव है, इसका क्या मतलब बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस देखें पहले स्ट्रेटेजिक। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो एक रीजनल प्लेयर बन गई है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका के स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर अपना एक रोल प्ले करेगी, उसमें अपना एक पाई मांग रही है, उसको सपोर्ट हासिल है सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, इस किस्म की मूव्स के अंदर। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि फ़ौज ने, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने टोटली, हुकूमत तो है भी नहीं पाकिस्तान में कोई, अब ये देखें किस किस्म का क्राइसिस जो है वो डेवलप करा, हुकूमत है भी नहीं। हम सब जानते हैं दुनिया हो सकता है ना समझ सकती हो सकता है यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए थिंक टैंकर्स को ये समझ ना आ रही हो, या कोई अखबारात को समझ ना आ रही हो यूरोप में, मगरब में कहीं पे, लेकिन पाकिस्तान में कोई सिविलियन हुकूमत डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। एक फ़ौजी जर्नल है, उसकी टीम है, वो खुल्लम खुल्ला मनमानी कर रहे हैं। तो फ़ौज ने अब फॉरेन पॉलिसी के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी जनरल आसिम मुनीर ने करने शुरू कर दिए हैं। इससे तीसरी चीज़ आपको ये पता चलती है कि ये जो इन्होंने अपने लिए ऑफिस क्रिएट किया है, द कमांडर ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस या कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, बेसिकली चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है, लेकिन असल में ये कमांडर हो गए हैं, जिसमें एयरफोर्स और नेवी को इन्होंने अपने नीचे ले लिया है। इसकी इन्होंने बड़े सोच समझ के इन्होंने अपने लिए ऑफिस क्रिएट किया है। जब ये ऑफिस इन्होंने क्रिएट किया तो लोगों ने सिर्फ इसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एतबार से सोचा। उस वक्त तो हमें नहीं पता था, क्योंकि अच्छा अब क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ था, ये जनरल आसिम मुनीर का जो है ना, ब्रिंक्समैनशिप कहें या आउट ऑफ द बॉक्स कहें या बहुत चालाक कहें या बहुत स्मार्ट कहें, इन्होंने डेफिनेटली सोचा हुआ था। बिकॉज ये फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर जो इसे कहते हैं इस वक्त लिबियन नेशनल आर्मी के लीडर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था जुलाई के अंदर। तो जाहिर है कि ये चीज़ें पाइपलाइन में होती जब जनरल आसिम मुनीर ने ये सोच समझ के कि मैंने अब इस ऑफिस को, इस टाइटल को कैसे यूज़ करना है, इन्होंने अपने लिए 27वीं तरमीम में हुकूमत से जो इन्होंने खुद ही बनाई हुई है उससे इन्होंने अपने लिए नया टाइटल भी रख लिया है, दैट इज़ द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स। अब इसकी इंप्लीकेशन देखें क्या है। ये देखिए बड़ी स्मार्ट मूव है। स्मार्ट मूव इसलिए कि ठीक है, इस चैनल को वॉच करने वाली बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जिससे पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स जो हैं वो डॉट कनेक्टिंग कर करके समझ आ गए हैं, और आप में से खुद लोग डॉट कनेक्टिंग कर रहे हैं। गैलीलियो ने कभी ये कहा था कि कोई किसी को कोई चीज़ सिखा नहीं सकता, लोग उनके अंदर एक डेवलपमेंट हुई होती है पहले से, आप सिर्फ उससे स्टिमुलेट कर सकते हैं, सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि जो चीज़ें वो पहले से खुद से समझ रहे होते हैं आप उसको एक नुक्ते पे ला सकते हैं। आप में से वो तमाम लोग जिनको पाकिस्तानी सियासत का करब और इसका जबर और इसकी बदमाशी और इसका जो जुल्म है वो अगर आपको समझ आने लग गया है, तो वो इमरान खान ने आपको इस तरह से स्टिमुलेट किया है, या इस चैनल में मैंने कोई थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग से आपकी मदद की है। लेकिन आप में से वो तमाम लोग जिनको चीज़ें आप समझ आ रही हैं वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में इन चीज़ों पे पहले ही गौर कर रहे थे। ये ना मेरी मेहरबानी आपके ऊपर है, और ज़ाहिर ना इमरान खान की है, मेरी तो खैर क्या होनी है, ये असल में इमरान खान की भी मेहरबानी नहीं है। ये पाकिस्तानी सियासत का और पाकिस्तानी माशरे का और पाकिस्तानी तारीख़ का एक ऐसा इर्तका था जिसमें इमरान खान ने आके ये रोल प्ले किया। अब इसको देखें क्या इसका प्रॉब्लम क्या है इस पूरी मूव को ले भी आए। इस मूव का प्रॉब्लम यह है कि कैसे एक आम पाकिस्तानी जो है, जो डॉट कनेक्टिंग नहीं कर सकता, जिसको हमेशा ये बताया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वही पाकिस्तान है, पाकिस्तान फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान है, हिंदुस्तान का ख़तरा है, बनिया हिंदू जो है वो हमें कब्ज़ा करना चाहता है, शुरू से पाकिस्तान को तबाह करने की हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, उन्होंने दिल से पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। इस किस्म की जितनी भी झूठी कहानियाँ, मुझे इब्न इंशा ने कहा था ना कि ये झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ये झूठी कहानियाँ सुना के पाकिस्तान की शादोले की जो कौम पैदा की गई है शादोले की चूई की शक्ल में, उनको कैसे आप समझाएंगे। वो कहेंगे यार बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, ये मोहित पिज़ादा तो यहूदियों का और हिंदुस्तान का रॉ का एजेंट बाहर बैठ के बकवास कर रहा है, पाकिस्तान को $4.6 बिलियन का लिबिया के साथ अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया असला बेचने का, JF-17 बेचेंगे, हैदर टैंक बेचेंगे, हम तो छा गए, हमारी जो तरक्की हो रही है, दिस इज़ हाउ दे विल प्रेजेंट इट। लेकिन असल में यहाँ पर एक जनरल और उसकी जो टीम है वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासी, इंतज़ामी, माशरती ढांचे पे अपनी गिरफ्त को यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। ये इसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस है। अब जिसको समझ आ रहा है उसका भला, जिसको ना समझ आए उसका भला।
पैसे कहाँ जाएँगे 4.6 बिलियन डॉलर, ये किस तरह से आएँगे? ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। उसकी वजह ये है कि बहुत से अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जो 900 मिलियन डॉलर थे, जो यूक्रेन को इन्होंने असला बेचा, जो ये 35 एमएम के शेल्स वगैरह उनको बेच रहे थे 2002 में, 22 में, 23 में, 2022-23 में, वो कहाँ गए? बिकॉज़ अल्लाह करे, मतलब अगर कोई सेंस प्रिवेल करे तो उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए और पाकिस्तान के बजट के अंदर उनको, पाकिस्तान के जो रेवेन्यू है उसके अंदर उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए 2022 में, 23 में, 24 में। लेकिन बहुत से लोगों को ये शक है, मुझे एक से ज़्यादा सोर्स ने ये कहा है कि वो पैसे पाकिस्तान के नेशनल किटी में आए नहीं हैं और उनको मिलिट्री ने ही किसी दुबई में अपने किसी मिलिट्री के अकाउंट के अंदर मेंटेन किया हुआ है। और ये जो लॉबिस्ट की बहुत सी पेमेंट्स हो रही हैं अमेरिका के अंदर, ये जो ऐसी पेमेंट्स हैं जो नज़र नहीं आती, जो फारा की पेमेंट्स हैं वो तो ज़ाहिर है कि रेगुलर पेमेंट्स हैं, लेकिन इर्रेगुलर पेमेंट्स भी की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, और वो इर्रेगुलर पेमेंट्स दुबई के किसी अकाउंट से की गई। मैं इसका 100% हमें नहीं पता, इस पे 100% क्लैरिटी नहीं है, इस किस्म की चीज़ों पे कभी भी 100% क्लैरिटी नहीं होती कि ये इसका कैविट है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट समझते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को चेक करें कि वो जो यूक्रेन को असला बेचा था, उसके पैसे क्या प्रॉपर चैनल से पाकिस्तान के स्टेट बैंक में आए? क्या वो पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर वो रिफ्लेक्ट हुए? क्या उसका कोई हिसाब किताब हुआ? और ये जो लोग कहते हैं, बाज़ लोग, मुझे 2 लोगों ने बताया कि दुबई के अंदर आर्मी अपना ही कोई अकाउंट रन कर रही है, क्या ये बात सही है? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या वहाँ से भी कोई पेमेंट्स जो हैं वो की जाती हैं? और अब ये जो पैसे हैं, ये तो खैर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 4.6 बिलियन डॉलर्स, इसका क्या है? इस पे कोई क्लैरिटी है, कोई ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत है कि ये पैसों की पेमेंट जो है ये किस तरह से होगी, कहाँ आएगी, स्टेट बैंक के सामने आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बहरहाल एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट मूव है, और मैं मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करूँगा और मज़ीद इसके फैक्ट जो है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ये मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव की है जनरल आसिम मुनीर ने। अब चलते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमहूरियत के हवाले से जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में इख्तिताम पज़ीर हुई। अब लफ़्ज़ जमहूरियत जो है वो पाकिस्तानी ज़हनों में बड़ा कन्फ्यूजिंग किस्म का लफ़्ज़ है। मैं किसी को ज़्यादा क्या ब्लेम कर सकता हूँ? चंद बरस पहले तक मेरी अपनी सूरत हाल ये थी कि मैंने भी जमहूरियत के बारे में कभी कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं की। मैंने ये सोचा कि जमहूरियत जो है वो मग़रिब का, वेस्टर्न यूरोप का, बल्कि ग्रीस से चला हुआ एक कॉन्सेप्ट है और अच्छा है, चलो ठीक है, लेकिन मैंने कोई ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे भी ये समझ नहीं आई, तो मैं किसी और को क्या ब्लेम कर सकता हूँ कि जमहूरियत दर हकीकत इंसानी हकूक़ का नाम है। जमहूरियत दर हकीकत रूल ऑफ लॉ का नाम है। जमहूरियत दर हकीकत माशरे के अंदर बराबरी का, इक्वालिटी का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का नाम जमहूरियत है। जमहूरियत कोई मगरब का तर्ज़ हुकूमत नहीं है। मैं भी एक नई किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अगला जो मैं वीलॉग करूँगा उसमें आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स शेयर करूँगा, जिसका उन्वान कुछ इस तरह से, हाउ द वर्ल्ड मेड द वेस्ट, हाउ द वर्ल्ड मेड द वेस्ट। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं जो पहले ऑक्सफोर्ड में थी, हम कैम्ब्रिज में आ गई। वो किताब के पहले चैप्टर में एक्सप्लेन करती हैं कि जमहूरियत और तमाम वेस्ट की जो क्रिएशन हुई है, ये कोई वेस्ट की क्रिएशन नहीं है, ये पूरी दुनिया की ख़यालात का, फ़लसफ़े का, तर्ज़ हुकूमत का, सिविलाइजेशन की जो फॉरवर्ड मार्च है, वो चीज़ है जिसको हम अमेरिका के अंदर देखते हैं। इसमें कोई अमेरिका की, मगरिब की कंट्रीब्यूशन नहीं, इसमें मुस्लिम्स की भी कंट्रीब्यूशन है, ग्रीक की भी कंट्रीब्यूशन है, रोम की भी कंट्रीब्यूशन है, ऑटोमन्स की भी कंट्रीब्यूशन है। तो जमहूरियत इंसान के इर्तका और इंसान की तरक्की का एक सफ़र है जिसे जमहूरियत कहते हैं, जिसके रास्ते में ये जो फौजी जर्नैलों ने अपना ढांचा खड़ा किया हुआ है, ये दर हकीकत एक प्रिमिटिव वर्ल्ड का बादशाही निज़ाम है जिससे इस वक्त पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर लेके चल रहे हैं। सॉरी फॉर दिस डाइग्रेशन, में एक बैकग्राउंड आपको इसका ओवरऑल देना चाहता था। अब इसमें आप देखें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके बुनियादी लीडर तो जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, और उनके साथ अलामा राजा नासिर अब्बास थे, जिन्होंने यहाँ पे बड़ी मानाखेज किस्म की तकरीरें की हैं, जिसके मैं भी पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इसको बड़ा वाइडली अटेंड किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पे तकरीबन सारी ही मौजूद थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर जो एक्टिंग चेयरमैन है वो मौजूद थे। यहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब मेरा ख्याल है शुरू में प्रोजेक्टेड नहीं थे, शुरू में एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब इमरान खान की सज़ाओं का फैसला हुआ तो उस वक्त सुहेल आफरीदी जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे। फिर यहाँ पे उन्होंने तकरीर की और अपना एक लाहे अमल उन्होंने उसका ऐलान किया। असद कैसर साहब यहाँ पे थे जिन्होंने तकरीर की। उसके अलावा भी बहुत से, शमीम नकवी, फरदौस नकवी जो हैं उन्होंने यहाँ पे तकरीर की, और भी बहुत से लोगों ने की तकरीर की। मीडिया की यहाँ पे प्रेजेंस थी। काशिफ अवासी साहब यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपना पूरा एक हाल बयान किया कि उनके साथ क्या हो रहा है। सदीक जान यहाँ पे मौजूद थे, इसी तरह से मतीउल्लाह जान यहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान और तकरीर भी की है, मैंने चेक किया है कि मतीउल्लाह जान ने भी यहाँ पे तकरीर की, सदीक जान यहाँ पे बोले, काशिफ अब्बासी बोले। इसके अलावा सैफमा के एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं वो यहाँ पे बोले, बहुत अच्छा बोले इम्तियाज़ आलम यहाँ पे।
मती उल्लाह जान की तकरीर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अलबत्ता नहीं मिल सकी। मैंने जो सर्च किया है गूगल में वो है कि मती उल्लाह जान ने इसको पार्टिसिपेट भी किया, उन्होंने यहाँ पे 20 तारीख को तकरीर भी की, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली, या मुझसे नज़रअंदाज हो गई है, लेकिन मुझे मिली नहीं। ये जो स्पीच थी इसमें सुहेल आफरीदी की जो स्पीच है, जो इसमें से एक मेजर हेडलाइन बनी, जब उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को मुखातब करते हुए ये कहा कि हमें रीऑर्गेनाइज करना है, तनसीम साजी करनी है, एक स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करनी है। अब ये मूवमेंट कैसे लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी, इसके रास्ते में बहुत चैलेंजेस हैं। मैं अगले वीलॉग में इसकी मज़ीद वजाहत करूँगा, इसकी डिटेल्स में जाऊँगा, लेकिन अभी उन्होंने लग भी ये रहा है कि उनको खुद भी एहसास है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को और यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्हें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा इस चैलेंज से निब्रो आज़मा होने के लिए। असद कैसर साहब ने तकरीर की, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तकरीर की, सदीक जान ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक तकरीर की, बिकॉज उन्होंने जब शुरू किया कि वो जर्नलिस्ट जो एग्ज़ाइल में हैं और जो जर्नलिस्ट जिनको टेलीविज़न स्क्रीन से, यूट्यूब से हटा दिया गया है, तो उसमें उन्होंने शहीद अरशद शरीफ से बात का आगाज़ किया, आफ्ताब इकबाल साहब की बात की, उन्होंने इमरान रियाज की बात की, इस नाचीज़ की भी उन्होंने बात की। लेकिन जब उन्होंने वो लिस्ट और फहरिस्त गिनवानी शुरू की कि वो कौन कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको जेल में डाला गया और जिनको टेलीविज़न स्क्रीन से हटा दिया गया, जिनके प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए, तो आप चौंक जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा सा वो टुकड़ा आपको सुनाऊँ। आप हैरान परेशान रह जाते हैं कि गुज़िश्ता 3-3.5 बरस में कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं उन्हें उनके दफ्तरों से, उनकी जॉब से, उनके टेलीविज़न चैनल की स्क्रीन से या अखबारात से उन्हें हटा दिया गया। मैं आपको पूरी लिस्ट सुनाना चाहता हूँ। इस वक्त सोहराब बरकत समेत कितने की लोग जो हैं वो बगैर किसी वजह के उनको जेल में डाला गया है। तो ये सदीक जान ने बड़ी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन की। तमाम हमारे सीनियर्स, वो तमाम हमारे दोस्त जबरी गुमशुदा किया गया या गिरफ्तार किया गया, FIR हुई। सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा शशीफ साहब का, जिनको शहीद किया गया। इनमें सोहराब बरकत हैं सियासत.pk से, आगा शेख सरवर हैं और राय गुलाम अली। पहले जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, फिर इनको जाली केसेस में तो जेलों के अंदर रखा हुआ है। इमरान रियाज खान साहब, हारून रशीद साहब, और ये मकबूल जान साहब, समीम रहीम साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, साबिर शाकिर साहब, डॉक्टर मीर पीरजादा साहब, काशिफ अब्बासी साहब, हबीब अकरम साहब, अकबर बाजवा साहब, अमीर अब्बास साहब, फरहान मलिक साहब, अदील हबीब साहब, उसामा गाजी साहब, जमील फारूकी साहब, अयाज अमीर साहब, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, समीना पाशा साहब, अतर काजमी साहब, मतिउल्लाह जान साहब, असद तूर साहब, शाहिद असलम साहब, तारिक मतीन साहब, ईसा नकवी साहब, शाकिर अवान साहब, तईन नगारी साहब, हरमीत सिंह साहब, अहमद फरहाद साहब, रजी ताहिर साहब, खालिद जमील साहब, एहतशाम अब्बासी साहब, पारस जहांजेब साहिबा, रिजवान गलजेज साहब, जुबैर अली खान साहब, मलिया हाशमी, साकिब बशीर साहब, साजिद गोंदल साहब, अनम शेख, फयाज राजा साहब, नजमुल हसन बाजवा और बिशारत राजा। हरमीत सिंह जो हैं, जो सहाफ़ी भी हैं, जो एक सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े हैंडसम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की। उनकी तकरीर बड़ी सुनने वाली है। जब वो कहते हैं कि कैसे उनका टेलीविज़न प्रोग्राम बंद हो गया, उनकी अपीयरेंसेस बंद कर दी गई, उनके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा मैं किसी बहुत सरमायादार घर से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मेरे लिए मसाइल जो हैं वो पैदा कर दिए गए। फिर उन्होंने बहुत एपिसोड बताया कि कैसे मुख्तलिफ मौक़े पे, चूँकि वो एक सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, टेलीविज़न चैनल्स के प्रोड्यूसर्स ये समझते हैं कि अगर उनको स्क्रीन पर लाया जाए, उनको पॉइंट ऑफ व्यू लाया जाए, तो पाकिस्तान की एक जो कल्चरल एथनिक प्लूरैलिटी है वो दुनिया के सामने आती है। और सच्ची बात है, मतलब एक सिख पगड़ पहन के जिसने अपना टर्बन पहना हुआ है, जब आपको स्क्रीन पर नज़र आता है तो आपको पाकिस्तान की प्लूरैलिटी, पाकिस्तान की डेप्थ, पाकिस्तान का एक डाइवर्सिटी है, उसका पता चलता है। वो कहते हैं कि हर चैनल जब उनको बुलाता है तो चंद घंटों के बाद उनको कॉल करता है, माजरत करता है, कहता है जी बाद में पता चला कि आपको बुलाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बहुत से टेलीविज़न चैनल्स के नाम बताए, उसमें उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल का ब्रॉडकास्टर का भी नाम बताया कि जब उन्होंने उनको कॉल किया तो हरमीत को एहसास हो गया कि बहुत जल्दी एक सेकंड कॉल आने वाली है जो कहेगी कि आपको बुलाने की इजाज़त नहीं। काशिफ अब्बासी का जो अकाउंट है वो खासा परेशान कुन है, बिकॉज वो बता कि काशिफ अब्बासी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर, मोस्ट रिनाउंड, प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन। उन्होंने तफसीलात दी कैसे उनका प्रोग्राम बंद हो गया, कैसे उनके घर वालों को हरासा किया जाता है, कैसे उनके खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के टैक्स के मुकदमे बना दिए गए हैं, कैसे उनके बैंक अकाउंट सीज़ कर लिए गए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, उनके ट्रैवल की पाबंदी है। उन्होंने अपनी अहलिया जो है महर बुखारी के हवाले से भी बात की। राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत माना खेस उन्होंने बात की, जब उन्होंने अपने शुरू में कहा, बहुत ज़ोर दे के उन्होंने ये कहा कि वो ये समझते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो जद्दोजहद कर रही है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के अंदर रिफ़ॉर्म लाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूवमेंट, रिफ़ॉर्म इज़ द राइट वर्ड, रिफ़ॉर्म की उर्दू क्या होगी, कि वो एक रीस्ट्रक्चरिंग और रिफ़ॉर्म की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत को बचाने के लिए। उनका मकसद कहने का ये था कि अगर हम भी इसमें फ़ेल हो गए
تو اس کے آگے پھر تباہی ہی تباہی ہے. پھر کوئی یہ لیڈرشپ جو ہے اور یہ تمام فیلنگز جو ہیں یہ ایسی نوجوان نسل کے ہاتھ میں چلی جائیں گی جس کا کچھ نہیں پتہ کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی, ان کی حرکتیں کیا ہوں گی, وہ کیا کرنا چاہیں گے. تو اس لیے یہ جدوجہد جس میں ریفارم کی کوشش کی جا رہی ہے, بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. محمود خان اچکزئی کی جو تقریر تھی وہ بنیادی طور پر جان تھی اس پوری کی پوری 2 روزہ کانفرنس کی. اس نے اس کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو انہوں نے ڈیفائن کیا. 19-20 منٹ کی اس کی تقریر ہے, ان کی تقریر ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے, بیکاز اس کو ڈسکرائب کرنا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. اچھا, دوسری چیز نوٹ کریں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ کانفرنس تھی, اس میں اتنی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں, لاہ عمل دیا گیا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے الگورتھمس کو بھائی لوگوں نے اتنی بری طرح سے کچل دیا ہے, اور اس کو غالباً انہوں نے سپر سینسٹیو قرار دیا ہوا ہے یوٹیوب کے سامنے, بیکاز جو کچھ جتنی بری طرح سے انہوں نے اس کو کچلا ہے یہ یوٹیوب کی مدد, تعاون اور پالیسی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ اپنی جتنی بھی الگورتھم ڈسٹربنس کرتے, جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کوئی سوئچ آف کرتے ہیں, URL بلاک کرتے ہیں, اس سے اتنا مکمل بلاکیج نہیں ہو سکتا جب تک کہ یوٹیوب کی مدد تو تائید ایز پر مائی انالیسس کو حاصل نہیں. تو بہرحال بہت کم لوگوں نے یہ چیزیں وہاں پہ دیکھی ہیں, مطلب 15-20 ہزار سے زیادہ کسی نے پچھلے 15 گھنٹے میں اس کو دیکھا نہیں. لیکن محمود خان اچکزئی نے یہ کہا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان پہ قبضہ ہو گیا تو پورے ہندوستان میں یہ صرف پاکستان کے نارتھ ویسٹ کے ٹرائبل ایریاز ہی تھے جو آزادی کی جدوجہد کرتے رہے, اور انگریز سامراج کے خلاف 1858 سے ان کا مطلب تھا 1947 تک ٹرائبل ایریاز میں جدوجہد رہی. یہ بالکل صحیح ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ, اگر کبھی کچھ لوگ جن کو جو لاہور کے قریب, لاہور غلط کہہ دیا میں نے, پشاور کے قریب جو قلعہ بالا حصار ہے, اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع ملا ہو, اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وہاں جانے کا موقع ملا ہوگا, اس میں ایک ٹنل ہے, آپ اس ٹنل میں جائیں. اگر آپ نہیں گئے, آپ پشاور میں رہتے ہیں, پتہ نہیں وہ کھلا بھی ہے عوام کے لیے کہ نہیں, کیونکہ ساری چیزیں تو فوجی کو بلانگ کرتی ہیں اس ملک میں, سب چیزیں نیشنل سیکورٹی بھی فوج کو بلانگ کرتی ہیں, صرف فوج اور فوج کے خاندان وہاں پہ آ سکتے. اس ٹنل کے اندر جو برٹش فورسز ہیں ان کی جو اسٹرگل ہے, ان کی جو فائٹس ہیں ٹرائبل ایریاز کے اندر, اس کی تفصیلات دی ہوئی ہیں. اور وہاں پہ آپ کو ایک ٹیبلٹ ملے گا, ایک پھٹی ملے گی جس کے اوپر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ 1858 کے بعد برٹش فورسز کا جو میکسیمم لاس ہوا ہے انڈیا کے اندر, برٹش انڈیا کے اندر, وہ ان ایریاز میں ہوا ہے جہاں اب پاکستان کی فوج بھی ٹرائبل ایریاز کے اندر لڑنے کی کوشش کر رہی. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ 1947 سے لے کے 9/11 تک یہاں پہ مکمل امن رہا, یہاں فوج کی پریزنس کی ضرورت نہیں تھی, یہاں پر ایک آئیڈیل امن تھا, بلکہ یہ پاکستان کے سب سے پرامن قسم کے علاقے جو ہیں وہ سمجھے جاتے تھے. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا محمود خان اچکزئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی کسی نے پلیٹ پہ نہیں دی, ہمیں کون کہتا ہے آزادی, اور یہ غداری اور اس کی بات وہ کر رہے تھے, ہم نے تو آزادی کے لیے اسٹرگل کی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پاکستان کی کریشن ہے کسی فوج نے نہیں کی, یہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے ہوئی ہے. تو جب ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غدار ہیں, انہوں نے بتایا کہ کس کس قسم کے ظلم نہیں ہوئے ٹرائبلز کے اوپر یا بلوچ لوگوں پہ, لیکن اور پشتون لوگوں پہ, لیکن کس طرح سے ہم پاکستان کے اندر بلیو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ ملک جو ہے یہ فوج کے لیے بنا ہے یا لوگوں کے لیے بنا ہے. اگر یہ ملک فوجی کے لیے بنا ہے تو پھر ہمیں بتائیں, ہم کہیں چلے جاتے ہیں. اب چلے جانے سے ان کا کیا مطلب ہے کہ میں ہی اٹھ کے یہاں سے کہیں برطانیہ چلا جاتا ہوں, یا ہم اپنے علاقوں کو لے کر پاکستان سے نکل جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے, اس لیے انہوں نے اپنی بات بڑے زومانی انداز سے کی ہے. انہوں نے کھل کے نہیں کی, مقصد ان کا یہی تھا کہ پھر ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. اگر یہ پنجاب کی فوج کے لیے یہ ملک بنا ہے, اور یہ پنجاب کی فوج بھی نہیں ہے, انفارچونیٹلی فوجی افسر ہی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب کے 4 ہی ڈسٹرکٹ ہیں, 4-5 ہی ڈسٹرکٹ ہیں میرا خیال ہے, جس میں اٹک ہے, جس کے اندر چکوال ہے, جس کے اندر شہراول پنڈی, گجر خان, فیصل آباد, یہ چند ڈسٹرکٹ ہیں جن کی فوج ہے. اس میں ساؤتھ پنجاب کی کوئی خاص ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اس میں اب KP کی بھی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اس میں سندھ کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اس میں کراچی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اس میں آزاد کشمیر کی ریپرزنٹیشن ضرور ہے, اس میں بلوچستان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو یہ محمود خان اچکزئی بیسکلی طور پہ کہنا چاہتے تھے. پھر اچکزئی نے یہ لوگوں کو یاد کروایا کہ نوروز خان جو تھے 1960s میں, کس طرح سے نوروز خان جو بلوچستان کی پہاڑیوں پہ چڑھے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ, ان کو قرآن دے کے نیچے اتارا گیا, اور اس کے بعد ان کے 7 بیٹوں کو پھانسی دے دی گئی. نوروز خان کی بھی جیل میں ہی ڈیتھ ہوئی. کس طرح سے ان کو بیٹرے کیا گیا. وہ ایک پاکستان کی جو ڈیفیکلٹ قسم کی ہسٹری ہے, بیکاز ہم تو سمجھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی ہنی مون قسم کی ہسٹری تھی. اصل میں پاکستان کی ہسٹری بڑی مشکل قسم کی ہسٹری ہے. پاکستان کی ریاست نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں. ہم لوگ سارے, آپ لوگ جو ہیں میرے سمیت, ہم لوگ سب اسرائیل کو بلاسٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی اسرائیل نے 70,000 لوگ جو ہیں وہ مار ڈالے ہیں غازہ کے اندر, اور باقی پچھلے 1948 سے شروع کر لیں تو میرا خیال ہے لاکھ لوگ اسرائیل کے ہاتھوں مرے ہوں گے. لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ ہم جو لوگ ہیں, فوج کو نہ کہیں, ہمیں اپنے خود بلیم کریں,
ہم نے سیدھے 60s میں پتہ نہیں ہزاروں لوگ مارے بلوچستان میں، پھر ہم نے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز لوگ مار ڈالے فارمر ایسٹ پاکستان میں، پھر ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ہزاروں لوگ مار ڈالے، پھر اس کے بعد ہم نے کراچی میں کتنے لوگ مارے، پھر ہم نے ارسوائل فاٹا میں کتنے لوگ مارے، ہم نے سوات میں کتنے لوگ مارے، اور ویسے جو ہم کاؤنٹر انسرجنسی ہر وقت کرتے رہتے ہیں اس میں ہم نے اکراس دا کنٹری کتنے لوگ مارے۔ اگر ہمارا فگر دیکھیں تو اسرائیل کی قتل عام سے ہمارا جو فگر، اور اسرائیل کی ساری لڑائی تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اسرائیل کی لڑائی تو اسرائیل کے بارڈرز کے باہر ہے، ہمارا تو ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم نے جو بھی قتل عام کیا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا کیا۔ بنگالی بھی فارمر ایسٹ پاکستان کے پاکستانی شہری تھے۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جس کی طرف محمود خان اچکزئی نے یہاں پر نشاندہی کرنے کی کوشش کی۔ میں تھوڑا سا آپ کی نالج میں ایڈ کر دوں کہ نوروز خان کے خلاف جو کاؤنٹر انسرجنسی تھی، وہ جس آفیسر اس کو رن کر رہے تھے ان کا نام تھا اس وقت لیفٹیننٹ کرنل ٹکا خان۔ یہ وہی لیفٹیننٹ کرنل ٹکا خان تھے جو بعد میں جن کو ایسٹرن کمانڈ دے دی گئی 1971 کے اندر، اور جنہیں بچر آف بنگال کے نام سے یا بچر آف ڈھاکہ کے بچر آف بنگال کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جسٹس ہوتا ٹکے کا بھی تو جنرل ٹکا خان جو تھے ان کے اوپر ملٹری جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ملٹری کرائمز جو ہیں، جو کرائمز ہوتے ہیں نا جو اس پہ ان کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا ملٹری کرائمز کا، لیکن وہ ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ نہیں چلا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو 1972 میں آرمی چیف بنایا، جہاں 4 برس تک کہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف آف سٹاف رہے۔ 1988 میں ان کو گورنر بنایا گیا، پھر یہ آہستہ آہستہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی، لیکن جب ان کی رحلت ہوئی 2002 میں میرا خیال ہے تو پورے ملٹری پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تو پاکستان کے ڈیفینڈر تھے، اور نوروز خان کو ایک غدار کے طور پہ دفن کیا گیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف محمود خان اچکزئی نے اپنی 19-20 منٹ کی تقریر میں اس کی نشاندہی کی۔ اب محمود خان اچکزئی جو کہتے ہیں کہ ہم 8 فروری کو ایک پہیہ جام ہڑتال کریں گے اور ایک شٹر ڈاؤن سٹرائک کریں گے، یہ آسان کام نہیں ہوگا، اس کے راستے میں بہت سی مشکلات ہیں۔ میں ایک اگلے ویلاگ کے اندر آپ کو اس کا ایکسپلین کروں گا۔ اور سہیل آفریدی صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم ایک کنٹری وائڈ موومنٹ لانچ کریں گے، ISF لانچ کرے گی، وہ کیسے لانچ کریں گے اس کے راستے میں بھی بہت سے اسٹریٹجک لاجسٹک قسم کے چیلنجز ہیں جو میں ایک اگلے ویلاگ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا along with the other update۔ تھوڑا سا میں آپ کو اسرائیل، امریکہ، ایران کے بارے میں اپڈیٹ کر دوں ٹورڈز دی اینڈ۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ایک بڑے انفلوئنشل کانگریس مین ہیں لنڈسے گراہم، جو زائنسٹ ہیں، بہت پرو زائنزم ہیں، ان کو بلایا گیا اسرائیل میں، بنیامین نیتن یاہو کی حکومت نے ان کو انوائٹ کیا۔ تل ابیب سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہے کہ مجھے آ کے یہاں کیا پتہ چلا، اس وقت امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں یہ ہیڈ لائن ہے، مجھے کیا پتہ چلا، میں نے کیا ڈسکور کیا یہاں آ کے۔ کہتے ہیں مجھے آ کے یہ پتہ چلا، مجھے تو ہوش میرے اڑ گئے کہ حزب اللہ اور حماس دونوں اپنے آپ کو ڈسارم کرنے کو تیار نہیں۔ حزب اللہ نے کب کہا تھا کہ وہ ڈسارم ہونے کو تیار ہیں، اور حماس نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ ڈسارم ہونے کو تیار ہیں۔ بہرحال ان کا مقصد یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ حماس کو ڈسارم کر دیا جائے گا جیسے کیسے صحیح، لیکن اب حماس ڈسارم ہونے کے موڈ میں نہیں ہے، اور ان کو شک ہے کہ امریکہ کی فوج بھی حماس کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 دسمبر کو امریکہ کے 2 ان نیمڈ آفیشلز نے میڈیا کو یہ بتایا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF آئے گی اس نے نیسسریلی حماس کو ڈسارم نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ٹیریٹری ہے اس میں ایک یلو لائن ہے جو اسرائیل نے بنائی ہے، اور 53% ٹیریٹری جو ہے اس وقت غزہ کی وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے پاس ہے۔ اور امریکن پلان یہ ہے جو یورپینز نے انفلوئنس کیا ہے، جس کو سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات وغیرہ نے انفلوئنس کیا ہے، ترکی کا بھی اس میں رول ہے، ایجپٹ کا بھی رول ہے، کہ جو ISF آتی ہے تو وہ یلو لائن کے اس طرف لینڈ کرے گی جہاں IDF ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز جب ویکیٹ کریں گی تو پھر اس کے بعد یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ حماس سے نیگوشیٹ کرے گی کہ ان کے بڑے ویپنز جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ اور حماس کی ابھی بھی آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ڈسارم ہونے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ہمیں وائبل پیلسٹین اسٹیٹ کا کوئی فریم ورک جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ اب وہ یہ چیز ہے جس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیلی بڑے جزبوز ہیں اور وہ بڑے اپسیٹ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، سارا کا سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ تو لنڈسے گراہم کو لابنگ کرنے کے لیے بلایا گیا، اور لنڈسے گراہم نے وہاں آ کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایران نے اپنے مسل سسٹم کو رینیو کر لیا ہے، وہ اس پہ بہت ترقی کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ جو حماس حزب اللہ ڈسارم نہیں ہو رہے یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ ان کو فورسبلی طور پہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ڈسارم کیا جائے۔ اسی 24 گھنٹے کے اندر اسرائیل کی جو کیبنٹ ہے اس نے 19 مزید سیٹلمنٹس قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کہاں پہ؟ ویسٹ بینک کے اندر۔ تو وائبل پیلسٹین اسٹیٹ کیسے بننی ہے، مطلب وہ پیس کے نام پہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی برطانیہ نے اور یورپ کے بہت سے ممالک نے بڑی سختی سے اس کی مذمت کی ہے، which has created a new crisis for White House because White House بھی اسٹیج پہ نہیں چاہتی ٹرمپ انتظامیہ کہ اسرائیل دھڑا دھڑ مزید سیٹلمنٹس قائم کرے۔ اب یہ وہ سارے ایشوز ہیں، ایران، یہ سیٹلمنٹس، حزب اللہ، حماس، جس پہ بات کرنے کے لیے اسرائیل کے پرائم منسٹر
بہت جلدی میرا خیال ہے کرسمس کے بعد اور 31 دسمبر سے پہلے وہ امریکہ پہنچ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک سمٹ میٹنگ کرنے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ حماس کو ڈسارم کرنا جو ہے وہ آئی ایس ایف کی ذمہ داری ہونی چاہیے، حزب اللہ کو ہمیں ڈسارم کرنا ہے، اور یہ کہ ایران پہ دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ساری ہیڈ لائنس ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں along with دی جو کچھ پاکستان میں ہوا، جس کی مزید بہتر ڈیٹیلز میں ایک اگلے ویلاگ میں زیادہ ریسرچ کے ساتھ، زیادہ امیجری کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔